हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ब्रेन के वेंट्रिकल्स कितने होते हैं और ब्रेन में सीएसएफ का फ्लो किस तरह से होता है, ये अपन ने कल डिस्कस किया था। फिर अपन ने बात की थी फोर ब्रेन की, जिसका नाम था प्रोजेंसिफेलॉन। और प्रोजेंसिफेलॉन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था कल, एक बार वापस रिवाइज कर लें आपसे। ऑल्फैक्टरी लोब्स अपन ने पढ़े थे, है ना। फिर उसके बाद में सेरिब्रम शुरू किया था अपन ने, और सेरिब्रम में हमने ये पढ़ा था कि सेरिब्रम जो है वो बेसिकली लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है। और उसके बाद उसके अंदर एक, जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें बीच में एक खांच, जिसको अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर विदर, या कह सकते हो आप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, जो उत्पन्न होती है, उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो दो लोब के अंदर डिवाइड हो जाता है। यानी जिसको अपन कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि दायां प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध, इसमें विभाजित हो जाता है। फिर अपन ने बात की कि ब्रेन का जो आउटर सरफेस है उसको अपन सेरिब्रम की बात कर रहे हैं अपन। तो सेरिब्रम की जो आउटर सरफेस है वो कॉर्टेक्स होती है, और जबकि उसकी इनर जो सरफेस होती है उसको अपन सब कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर हमने कहा जो कॉर्टेक्स है उसके ऊपर जिग जैग संरचनाएं होती है, टेढ़ी-मेढ़ी संरचनाएं होती है, उबड़ खाबड़ संरचनाएं होती है, जिसको जो उभरावा भाग है उसको अपन गायराई कहते हैं, और जो अंदर की ओर धसावा होता है उसको अपन सल्काई कहते हैं। और गायराई और सल्काई बेसिकली सेरिब्रम का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। और जिस बंदे में जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी आईक्यू ज्यादा होगा, मानसिक लब्धि ज्यादा होगी, सोचने समझता रीजनिंग वगैरह इंटेलिजेंस पावर जिसको अपन कॉमनली कहते हैं वो ज्यादा होगी। क्लियर। फिर अपन बात कर रहे हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर फिर अपन ने कहा कि आउटर जो साइड होता है सेरिब्रम का वो ग्रे मैटर होता है, या ग्रे मैटर से मतलब है धूसर द्रव्य टाइप या धूसर कलर, जिसको मटमेला कलर अपन कहते हैं, वैसा अपीयरेंस आता है। क्यों आता है? इसका रीजन आपको बताया गया था कि यहाँ पर बेसिकली सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है। जो न्यूरॉन का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, तीन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, एक्सोन होता है, सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट होता है। तो जहाँ पर सेल बॉडीज के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनका कलर भी अपन स्टैनिंग करते हैं तो कैसा मिलता है? ग्रे कलर मिलता है, मटमेला रंग होता है। इस वजह से वहां का जो अपीयरेंस आएगा वो माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा आएगा? ग्रे अपीयरेंस आएगा, यानी कि धूसर रंग आएगा, क्योंकि वहां पर खूब सारी सेल बॉडीज है। उसके नीचे अपन ने बात की जो इनर साइड है, जिसको अपन ने सब कॉर्टेक्स कहा था, और सब कॉर्टेक्स के अंदर बेसिकली एक्सॉन्स ज्यादा होते हैं, और एक्सॉन के ऊपर आप जानते हो माइलिन शीथ होती भी है और नहीं भी होती है, फिर भी उसका कलर कैसा प्रोड्यूस होता है आपको बताइए? व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है। इसलिए इनर वाला साइड व्हाइट मैटर बन जाता है और आउटर वाला साइड ग्रे मैटर बन जाता है। फिर हमने कहा लास्ट में कि साहब सेरिब्रम जो है वो दो में डिवाइड है, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। इनको इंटरनली कनेक्ट कौन करता है? ऐसा तो है नहीं कि राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेपरेट है, ऐसा नहीं है। बाहर से अपन को सेपरेट दिख रहे हैं क्योंकि उसके बाद विदर उत्पन्न हो गई थी, लेकिन आंतरिक सतह से दोनों सेरिब्रम आपस में जुड़े हुए हैं, राइट और लेफ्ट वाले। और वो जोड़ने वाली संरचना, उसका नाम आपने रखा था कार्पस कैलोसम। तो आज का अपना हेडिंग शुरू अपन यहीं से करेंगे, कॉर्पस कैलोसम। हेडिंग लगाइए कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। पहला पॉइंट यह है दोनों मतलब राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़कर रखती है। कौन? कार्पस कैलोसम रखता है। कौन? क्लियर। यह है ब्रेन की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट संयोजक जोड़ने वाली, इंग्लिश में कहते हैं कमीसर, लार्जेस्ट कमीसुरन। संयोजक को क्या कहते हैं अपन मेडिकल साइंस में? कमीसुरन होती है। अगला पॉइंट, अब इस कार्पस कैलोसम की संरचना देखो आप, ये इस तरह से होता है, कोमा आकृति का, इस तरह से ये कोमा शेप होता है।
ये कार्पस कैलोसम है, ये इसका पश्च भाग है जिसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट इसको अपन बोलते हैं स्प्लेनियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लेनियम। तो ध्यान रखना कार्पस कैलोसम का पश्च भाग क्या कहलाता है? स्प्लेनियम कहलाता है। और इधर वाला जो ये अग्र भाग है जो मुड़ा हुआ है, ये अग्र भाग है, आगे की ओर वाला भाग है, इसको अपन बोलते हैं, अग्र को अपन क्या बोल देते हैं? एंटीरियर। ये एंटीरियर पार्ट, इस पार्ट का नाम है जेनु। क्या नाम है? जेनु। और बीच वाला भाग इसको अपन कहते हैं, जो कोमा, इसको कहते हैं बॉडी। और ये लीजिए साहब, ये जो लंबे लंबे मैं बना रहा हूं, इसमें पूरे कार्पस कैलोसम में इसमें एक्सॉन्स का बंडल्स होता है जो दोनों सेरिब्रल राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है, जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। यानी आपसे कोई पूछे कार्पस कैलोसम क्या है, तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट देना है आपको कि कार्पस कैलोसम एक एक्सोन का बंडल है। इसलिए एक्सोन होगा तो इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। आपस में जोड़ता है, किसका बंडल है? एक्सोन्स का। खूब सारे न्यूरॉन होते हैं, जो सेल बॉडीज तो बाहर की तरफ रह गई, तो लंबे लंबे जो रह गए आउटर पार्ट, वो कौन से हो गए? एक्सोन्स। इस कलर यहाँ पर ये जो कार्पस कैलोसम है वो एक्सोन का बंडल है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका कलर कैसा होता है? कॉर्पस कैलोसम का, कार्पस कैलोसम किसका बना होगा? व्हाइट मैटर का बना होगा, क्योंकि इसमें केवल क्या पाए जाते हैं? बिल्कुल का बना होता है। क्लियर? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब आप देखो यहां से एक लंबा सा पार्ट निकलता है, लंबा इस तरह से। ये देखिए दो निकले यहां से, एक नहीं निकला, ध्यान रखना, दो निकले यहां से। इसको अपन कहते हैं फॉर्निक्स। क्या कहते हैं? फॉर्निक्स। तो संख्या में पूछा जाता है फॉर्निक्स कितने होते हैं? संख्या में दो होते हैं। और ये नीचे आप देख रहे हो ना, ये वाला कार्पस कैलोसम में नीचे वाला, यहां पर होता है थैलेमस। कौन होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सब कुछ जितने भी थैले हैं वो सारे कार्पस कैलोसम के नीचे होते हैं। तो आपको क्या क्या दोनों सेरिब्रम को जोड़ कर रखता है? आंतरिक रूप से। कहां से? दोनों वो इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। इंटरनली जोड़ता है, जहाँ एक्सटर्नली तो जुड़ते ही नहीं है, अलग होते हैं। इंटरनली यानी आंतरिक तौर पर जोड़ कर रखता है। इसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमीश्वर है कार्पस कैलोसम, व्हाइट मैटर का बना होता है। इसमें एक्सोन का बंडल होता है, दोनों सेरिब्रल स्क्वायर को आंतरिक रूप से जोड़ता है, आपस में आंतरिक रूप से जोड़ता है। ध्यान रखना एक्सटर्नली कभी नहीं जुड़ता, ये एक्सटर्नली सेपरेट होता है, इंटरनली जुड़ता है। ये है कार्पस कैलोसम की संरचना, जिसका एंटीरियर भाग को अपन क्या बोलेंगे? जेनो, और पोस्टीरियर भाग को अपन बोलेंगे स्प्लेनियम। बीच वाले भाग को बोलेंगे बॉडी। तो कितने पार्ट हो गए इसके? एंटीरियर एक हो गया, बॉडी दो हो गया, और पोस्टीरियर वाला तीन। यानी कार्पस कैलोसम के टोटल पार्ट हो गए कितने? तीन। ये लिखिए फटाफट। फिर अपन बात करते हैं कि प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर कितने लोब होते हैं। हो गया? चलिए
नेक्स्ट, प्रत्येक सेरिब्रल अर्धगोलार्ध में, हेमीस्फीयर में 4 लोब पाए जाते हैं। 4 लोब का मतलब 4 पिंड पाए जाते हैं। कितने लोब होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए आप, ये मैंने इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिए आप, ये बटरफ्लाई की तरह जो मैंने बनाया, ये सेरिब्रम है पूरा। क्या है? प्रमस्तिष्क बोले तो सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम जो है, इसके बीच में ये खांच आ गई जिसको इसने बाहर से पृथक कर दिया है। ठीक है, ये हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और बीच में आ गई ये कौन? लॉन्गिट्यूडिनल ऊर्ध्वाधर खांच, इसको अपन कहते हैं फिशर ना। इस वजह से ये कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में। अब आप देखिए, इस किसी एक भाग को मैं बाहर निकाल के जूम करता हूँ, किसी एक को जूम करूंगा, ये 2 है ना सेरिब्रल, तो प्रत्येक को मैं किसी एक को ले लेता हूँ। राइट साइड को ले लो, लेफ्ट को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने ले लिया आपके ई। तो एक लोब को जैसे ही मैंने जूम किया ना, तो इसके कितने पार्ट मिले मेरे को? देखो आप, कितने मिल गए? 4। यानी इस एक लोब के अंदर, इस एक लोब के अंदर कितने भाग है? 4 भाग है। तभी तो मैंने लिखा प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 पिंड पाए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4। क्लियर? अब जो आगे वाला पिंड है, इसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। जो आगे वाला है अपने ललाट वाला, ये है 2, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। इधर से ले लो आप, ये कोई भी राइट वाला, ये हो गया फ्रंटल लोब। फ्रंटल के पीछे वाला जो दूसरा लोब होता है, उसको अपन कहते हैं पैराइटल लोब। क्या कहते हैं बेटा? पैराइटल लोब। क्लियर? ये वाला फ्रंटल, ये पैराइटल। और इधर आ गया कान की साइड में जो होता है, वो होता है टेम्पोरल लोब। क्लियर? और लास्ट में जो गुद्दी में पीछे की तरफ होता है अपने, इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा? ऑक्सीपिटल लोब। टोटल कितने लोब हो गए? 4 हो गए। फ्रंटल, पैराइटल, कान के पास वाला टेम्पोरल और पीछे वाला ऑक्सीपिटल। क्लियर? चलिए सर, ये प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर है। अब आप नोट करो, जो फ्रंटल और पैराइटल है, इनके बीच में एक दरार है जो इसको डिवाइड कर रही है। इस दरार का क्या नाम है? इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल। बीच में तो नाम हो गया सेंट्रल खांच है, इसको बोलते हैं सल्कस यानी सलवट, सेंट्रल सल्कस। इसकी वजह से जो हमारा सेरिब्रम है वो फ्रंटल और पैराइटल में डिवाइड हो जाता है। और नीचे एक और खांच है, देखो आप इस तरफ, ये नीचे की ओर, ये पूरी यहाँ तक जुड़ी भी नहीं होती, समझने के लिए बता रहा हूँ। ये खांच जो इनको इससे अलग करी, इसका नाम है, साइड में होती है इसलिए नाम आगे आ गया कि क्या? लेटरल सल्कस। कौन सी सल्कस है ये? लेटरल सल्कस। तो लेटरल सल्कस किसके बीच में है? फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में। क्लियर? चलिए, तो एक सल्कस तो ये आ गई जो इसको डिवाइड कर देगी, और दूसरी सल्कस आ गई जो फ्रंटल पैराइटल को टेम्पोरल से अलग कर देगी। और नीचे वाली जो है, जो देखो यहाँ पर ये वाली, इसका नाम है पैराइटो यानी पैराइटल, ये पैराइटल हो, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। जो पैराइटल और मुख्य रूप से किसके बीच में? पैराइटल और ऑक्सीपिटल। टेम्पोरल में भी आती है, लेकिन नाम ये लिखा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, तो आपको ये याद रखना है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, जिसकी वजह से ऑक्सीपिटल लोब अलग हो जाता है। किससे? पैराइटल से और टेम्पोरल से। क्लियर? चलिए, तो इन 3 दरारों की वजह से जो सेरिब्रम है उसके कितने लोब बन जाते हैं आपके? 4 लोब। आगे वाला फ्रंटल, उसके बैक में पैराइटल, और उसके नीचे साइड में टेम्पोरल यानी लेटरल साइड में हो गया, हमारे कान की तरफ हो गया। और लास्ट वाला जो है, जो हमारे पीछे होता है, बैक में होता है ना, इधर, इससे कहते हैं अपन ऑक्सीपिटल लोब। क्लियर? ये लोब के नाम लिखो, फिर प्रत्येक लोब के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जो अपन पढ़ेंगे अभी। बनाइए डायग्राम। हो गया? चलिए, अब अपन एक एक लोब को पढ़ते हैं। जो अपन ने कितने लोब बनाए? टोटल 4। फ्रंटल लोब,
को पढ़ेंगे पहले, फिर पैराइटल, इनमें देखेंगे इनके मुख्य कार्य क्या क्या है। जो मैं बोलता हूँ वो आप लिख लें कॉपी में, ये सारी चीजें बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होता है, आप जानते हो। क्लास में भी अपन बोलते ही हैं और आप लिख लेते हो, जो काम की बात होती है उसे लिख लेते हो, जो हमें नहीं पता होती वो हमारे लिए काम की बात होती है, जो पता होती है तो पहले ही पता है, तो उसको क्या याद रखना। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सा लोब, फ्रंटल, फ्रंटल लोब, सबसे आगे वाला, इसको अपन कह सकते हैं हमारा फोरहेड। क्या हो गया, फोरहेड, ललाट, इसे ललाट वाली जगह पर होता है ये, तो फ्रंटल लोब सबसे पहला, इसके अंदर ये सबसे बड़ा लोब होता है, लार्जेस्ट लोब है ये, ध्यान रखना, लार्जेस्ट लोब है, मोस्ट इंटेलिजेंट लोब है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसके अंदर, इंटेलिजेंट लोब है कौन सा, फ्रंटल वाला, है ना। इसको अपन ऑर्गन ऑफ माइंड भी कहते हैं, ऑर्गन ऑफ माइंड भी कहते हैं। ये लीजिए, ये तो पता ही, ऑर्गन ऑफ माइंड भी कहते हैं इसको, तो बहुत थिंकिंग वाले काम यहाँ पर होते हैं। क्लियर। अब मैं बना रहा हूँ फ्रंटल लोब आपके सामने, ये लीजिए मैंने बना दिया फ्रंटल लोब, ये तो आ गए आपके, ये लीजिए फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये ऑक्सीपिटल है और ये टेम्पोरल है, चार ही तो लोब है। ये आगे वाला फ्रंटल है जो अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ये फ्रंटल, बीच में आ गई सेंट्रल सल्कस। क्लियर। अब जो मैं फर्स्ट एरिया बना रहा हूँ, ये वाला जिसको मैंने क्रॉस कर रहा हूँ ये देखो से, इसका नाम है मोटर एरिया। क्या नाम है, मोटर एरिया, याद रखना है आपको एरिया। और इसके जस्ट आगे वाला एरिया जिसमें मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, इसका नाम है प्री मोटर एरिया। कौन सा है, प्री मोटर एरिया। और एक और एरिया बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये है फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, सब अलग अलग क्षेत्र है। प्री फ्रंटल, प्री FRONTL, प्री फ्रंटल एरिया। क्लियर। और यहाँ पर एक एरिया और होता है जिसका नाम है ब्रोकाज एरिया। कौन सा, ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया, ये लीजिए, है ना, प्री फ्रंटल एरिया। सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने क्या नाम की, प्री फ्रंटल, एक और ले लो चारों, तो ये लो फ्रंटल एरिया, सारे लिख देता हूँ, फ्रंटल एरिया, फ्रंटल एरिया, यहाँ से हटा दो, ये फ्रंटल एरिया आ गया, ये ऊपर आ जाएगा प्री फ्रंटल एरिया। ये लीजिए सारे एरिया आ गए, ये प्री मोटर एरिया, ये मोटर एरिया। कितने एरिया हो गए देख लो आप, 1 2 3 4 और 5, ये मुख्य मुख्य एरिया हो गए। अब आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन से एरिया की, मोटर एरिया की। फंक्शन, इनके कार्य तो याद रखना है आपको। पहले सबसे पहले कौन सा एरिया आ गया, मोटर एरिया, जो बिल्कुल सेंट्रल सल्कस के पास में है। ये क्या करता है, ये सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ध्यान रखना, ये कौन सा एरिया, मोटर एरिया, सभी ऐच्छिक क्रियाओं को, जो अपन हाथ हिलाना, करना, डोलना, जो अपनी इच्छा से अपन कर रहे हैं, वो सारा कंट्रोल किससे होगा, मोटर एरिया से। यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो अपन ऐच्छिक क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार होती है। क्लियर। अब आइए दूसरा एरिया जिसका नाम है प्री मोटर एरिया। क्या नाम है, प्री मोटर एरिया, यानी मोटर से पहले वाला एरिया। ये सभी अनैच्छिक, लो उल्टा हो गया इसका, ये सभी अनैच्छिक जो हमारे इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होती, उनका कंट्रोल में नहीं होते, उनका नियंत्रण करता है। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा एरिया इसका नाम है प्री, यानी वो आपके कौन सा, फ्रंटल एरिया। वो तो कौन सा है, फ्रंटल एरिया। क्लियर। फ्रंटल एरिया का कार्य क्या होगा, फ्रंटल एरिया आई मूवमेंट से संबंधित है। आई मूवमेंट, हमारी आंखों की जो गति होती है, आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये भी ऐच्छिक है, आंखें किधर जा रही है, किधर देख रही है, इन सबको, जैसे इधर मैं आपकी तरफ आंखें घुमा रहा हूँ, कभी बोर्ड को देख रहा हूँ, इसका एरिया हमारे ब्रेन का कौन सा एरिया कर रहा है, फ्रंटल एरिया। अगला आता है आपके प्री फ्रंटल एरिया।
ये बहुत इंटेलिजेंट एरिया है, ध्यान रखना। प्री फ्रंटल एरिया, इसमें आपके नॉलेज, सोचने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, थिंकिंग, कारण बताओ की प्रक्रिया को रीजनिंग, नॉलेज, थिंकिंग, रीजनिंग, और आपके क्या कहते हैं, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सारे काम कौन करता है, ये वाला एरिया करता है, ध्यान रखना। कौन, इन सब का नियंत्रण ही करता, इन सब का कंट्रोल करना। ये जब नॉलेज, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारे आंसर कहाँ से आते हैं, अपने प्री वाले। फिर आता है एक लास्ट है, वो है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया जिसको अपन कहते हैं मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया, जो बोलने का कार्य करता है। जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ वो किसके कहने पर बोल रहा हूँ, मेरे ब्रेन का कौन सा एरिया है जो मुझे जवाब दे रहा है, ब्रोकाज एरिया। मैं बोल रहा हूँ वो ब्रोकाज एरिया, आप सुन रहे हो वो ब्रोकाज नहीं है, वो दूसरा एरिया, उसका नाम है वर्निक्स एरिया, जो टेम्पोरल लोब में होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको जब टेम्पोरल लोब लिखाऊंगा, ठीक है ना। बोलने का काम मोटर का काम ब्रोकाज एरिया का, सुनने का काम वर्निक्स एरिया का, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके भिन्न भिन्न एरिया और उनके सबके कार्य हैं। और इसके बाद में आप दूसरा लगाइए, इसके जस्ट बगल में कौन सा लोब है, पैराइटल। हेडिंग लगाइए फटाफट, पैराइटल लोब के कार्य। ये लिखिए, फिर जगह बन जाए तो मैं वो लिखता हूँ फटाफट। हो गया, चलिए ये हो गया फ्रंटल लोब। अब अपन बात करेंगे किसकी, पैराइटल लोब। नेक्स्ट लगाइए पैराइटल लोब, सेकेंड लॉब पैराइटल लोब। ओके भाई, पैराइटल लोब की बात करें तो देखिए आप, डायग्राम बना देता हूं मैं आपके इधर। ये फ्रंटल आ गया, पढ़ लिया हमने। ये पीछे पैराइटल है, लास्ट में ये वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीपिटल है, ये टेम्पोरल है, करेक्ट। अब इसमें कौन कौन से एरिया है वो आप देखो। सबसे पहले ये पहला एरिया, ये सेंट्रल सल्कस आ गई बीच में, कौन सी आ गई ये संरचना कौन सी है, सेंट्रल सल्कस, जो डिवाइड कर रही है किसको, फ्रंटल को पैराइटल से, ये सेंट्रल सल्कस है, ठीक है। अब ये पहला एरिया, इसका नाम है सेंसरी एरिया। क्या नाम है, सेंसरी एरिया, जो संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। ये तो रिप्लाई कर रहा था। यह इसका दूसरा नाम है सोमेस्थेटिक एरिया। नाम तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, आपको ब्रेन है इसलिए ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम सबसे टफ होता है। सेंसरी एरिया आल्सो नोन एज सोमेस्थेटिक एरिया। ये जो सोमेस्थेटिक एरिया है यह शरीर की सभी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। जितना भी अपन कार्य करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या मैं आपको कोई पिन चुबा रहा हूँ, आपको पेन हो रहा है, तो ये सूचनाएं कौन से ब्रेन के एरिया में जाएगी, वो जाएगी आपके कौन से एरिया में, कौन सा लोब है ये, कौन सा लोब है ये कौन सा पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब के कौन से एरिया में जाएगी, सेंसरी।
दूसरा यहाँ पर एक और होता है जिसका नाम है गस्टेटरी एरिया। क्या नाम है? गस्टेटरी एरिया। तो इसमें तो नाम में काम छुपा हुआ है। गस्टेटरी का मतलब क्या होता है? गंध। टेस्ट इससे संबंधित है, टेस्ट का पता लगाना। ये हमारी जीभ वाला कनेक्शन यहाँ से होता है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट का पता लगाना, गस्टेटरी एरिया है ये जो अपने टेस्ट का पता लगाता है। क्लियर है ना? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। गस्टेटरी एरिया। तीसरा है वो आपके कौन सा यहाँ पर होता है? एंगुलर एरिया। कौन सा? एंगुलर एरिया। 3 एरिया हो एंगुलर एरिया। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक गस्टेटरी हो गया, एक एंगुलर एरिया हो गया। एंगुलर एरिया ये है, क्या करता है? मैप रीडिंग। मैप रीडिंग, मानचित्र को पढ़ना, है ना? डेप्थ, मैप रीडिंग, राइटिंग का एनालिसिस करना, राइटिंग का पता लगाना, राइटिंग कैसी, ये सारी चीज़ों का आदि कार्य करता है। कौन सा? एंगुलर एरिया। तो फटाफट ये एरिया लिखिए आप, इसके बाद में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सेंसरी एरिया है इसमें, और एक गस्टेटरी और एक एंगुलर एरिया। सही बात है, ठीक है ना? अब आप इसमें देखो, सेंसरी एरिया का क्या काम हो गया? राइटिंग एनालिसिस भी है, डेप्थ का पता लगा, गहराई कितनी है, डेप्थ का पता लगाना, ये सारे इसी में आएंगे भाई। गहराई कितनी है, मोटाई कितनी है, लेंथ का पता लगाना, लेंथ का, गहराई का, सारे काम किसका? ये एंगुलर एरिया का है। मानचित्र को पढ़ना, राइटिंग एनालिसिस करना भी, राइटिंग तेरी सुंदर है अपन जो कहते हैं वो एनालिसिस ऐसी होता है। क्लियर? और गस्टेटरी का मतलब क्या हो गया? टेस्ट एरिया। तो दूसरा हो गया गस्टेटरी एरिया, पहला हो गया सेंसरी एरिया, दूसरा और तीसरा हो गया एंगुलर एरिया। 3 ही तो एरिया है। देखिए फटाफट फिर लगे आप कौन सा? टेम्पोरल। टेम्पोरल में यही बना दूंगा, आपके कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा लोब है आपके कौन सा? टेम्पोरल। तो टेम्पोरल लोब ये रहा। इसमें 3 एरियाज है, देखो आप कौन कौन से। एक एरिया है इसके अंदर वर्निक्स एरिया, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, वर्निक्स एरिया यहाँ पर होता है, ये लो वर्निक्स एरिया। और जो वर्निक्स एरिया है इसको अपन कहते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। ध्यान रखना, वो था मोटर एरिया। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरा काम कर रहा है ब्रोकास्ट, और आपका काम कर रहा है वर्निक्स, क्योंकि आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा काम कर रहा है ब्रोकास्ट। ये सेंसरी है, संवेदनाओं को सुनने का काम होता है इसका। क्लियर? दूसरा यहाँ पर आता है आपके ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी एरिया मतलब, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? स्मेल का पता लगाना, स्मेल का पता लगाना। क्लियर? और तीसरा है ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है? सुनना, ऑडिशन। ऑडिटरी एरिया, इसका क्या कार्य हो गया? सुनना, हियरिंग, सुनने का कार्य, हियरिंग का कार्य। वैसे कान तो हमेशा सारे अपने, कान कौन से लोब में? टेम्पोरल लोब में ही है, कान और आंख आसपास यही। ऑल्फैक्टरी, तो कितने एरिया हो गए? वर्निक्स एरिया, दूसरा हो गया ऑल्फैक्टरी एरिया, तीसरा हो गया ऑडिटरी एरिया। ये तीनों एरिया कहाँ मिलेंगे आपको? किसमें मिलेंगे? टेम्पोरल लोब में। लिखिए फटाफट, करिए इसका क्वेश्चन। चलिए लास्ट लगाइए ऑक्सीपिटल लोब।
नेक्स्ट लगाइए ऑक्सीपिटल लोब, चौथा लोब। ऑक्सीपिटल लोब, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो एक ही काम होता है इसका। ये लीजिए ब्रेन बना दिया मैंने, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये टेम्पोरल है, और लास्ट वाला अपन को पता है कौन सा, ये ऑक्सीपिटल। इसमें एक ही एरिया होता है, इसका नाम है विजुअल एरिया। यानी कि इसका काम क्या हो गया, केवल किससे रिलेटेड है, विजन से, देखना। देखने से संबंधित है कौन सा, विजुअल एरिया, बस, और कोई काम ही नहीं है। यानी आंखों का कनेक्शन हमारी बैक वाले लोब से है, विजुअल एरिया। ओके, चलिए ये आपके एरियाज कंप्लीट होते हैं, ये लिख लीजिए। फिर मैं आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो मेजर एरिया है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अपने। चलिए अगला पॉइंट लगाइए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के यानी प्रमस्तिष्क बलकूट के मेजर यानी बड़े एरिया कौन कौन से, मेजर एरिया कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। एक तो होता है बहुत सिंपल है, मोटर एरिया। एक होता है संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला, सेंसरी एरिया। यह है सेंसरी, संवेदनाओं का वापिस रिप्लाई करता है, यानी जो भी सूचनाएं आती हैं उनको रिप्लाई करने का काम किसका होता है, मोटर का होता है, हमें पता है। और सेंसरी, यह शरीर की सभी संवेदनाओं को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और रिप्लाई कौन करता है, मोटर करता है। तीसरा है वो बड़ा अजीबोगरीब है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका नाम है सहभागी क्षेत्र, एसोसिएशन एरिया। बोले तो सहभागी, यानी सह मतलब साथ, भागी मतलब भागीदार, ये दोनों में भागीदार है। कहते ना ये बीच का है, ये दोनों के काम करता है, सहभागी क्षेत्र है ना। यह न तो पूर्णतया सेंसरी है और न ही पूर्णतया मोटर है, ना तो ये पूर्णतया सेंसरी है, ना ही पूर्णतया मोटर है, परंतु कुछ तो अपनी होशियारी लगाएगा ये एरिया, परंतु पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के, जिसको अपन कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर कार्यों को तथा सूचनाओं को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, ये दो चीजों को जोड़ता है। कैसे, जैसे मैं आपसे 10 दिन पहले मिला, फिर आके वापस आपसे मिला 10 दिन बाद में। 10 दिन पहले मैंने आपको क्या कहा था, आज मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों बातों को आप जोड़ोगे, यार उस दिन तो ये कहा था, आज ये कह रहे हैं। वो पुरानी चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है, जो पास्ट आपके प्रेजेंट में आ रहा है, वो पास्ट प्रेजेंट में कौन लेके आ रहा है, ये एसोसिएशन एरिया। यानी जो मेमोरीज होती है पुरानी, वो कहाँ एकत्रित हो जाती है, एसोसिएशन एरिया, पास्ट वाले एरिया में। वो इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर दिया। जैसे मान लो वहाँ पर आपने पढ़ा राम और 10 दिन बाद पढ़ा सीता, फिर आपने दोनों को जोड़ दिया, अच्छा राम सीता था क्या वो वर्ड, ऐसे। तो पूर्व अनुभवों के आधार पर आपके दिमाग की सोच को, आपके कार्यों को, आपके अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। ये कौन सा एरिया, सहभागी क्षेत्र, बोले तो एसोसिएशन एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, एसोसिएशन एरिया। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको,
तो एग्जाम्पल की बात करें तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि पहले बातचीत अपन ने की हो, पहले अपन कहते हैं ना पहले मिले में अपनी बातचीत हुई भी है, फोन पे हो चाहे मिले हो, तो वो कम्युनिकेशन को जोड़ देता है। एग्जाम्पल दूसरा, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मतलब अंतर संवेदी संबंध, मतलब संवेदी सूचनाओं को, भाई मैंने आपको कुछ कहा तो अब वो संवेदी सूचनाएं तो थी आपके लिए, तो वो सूचनाएं और अब वाली सूचनाओं को दोनों को जोड़ने का काम कर देता है ये कौन, कम्युनिकेशन। तो मतलब क्या हो गया, वार्तालाप आपके बीच। अंतर संवेदी यानी मैंने कुछ कहा, उन दोनों बातों को आपने जोड़ दिया इन चीजों में। या आप और इजी करना चाहो इसको तो हो जाएगा मेमोरीज, कि अपन मिले थे पहले, अपन इस 5वीं क्लास में पढ़ते थे, वैसे तेर वैसे तेरा वैसे है वैसे है, वो सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से आ रही है, आपके कौन से क्षेत्र में है, जो जोड़ रहा है वो आपका है सहभागी क्षेत्र। तो ध्यान रखना, कम्युनिकेशन होगा, बातचीत हुई, जैसे कोई सूचनाओं को आपस में जोड़ना, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, नाम ही एसोसिएशन एरिया तो एसोसिएशन आ गया। और मेमोरीज, पूर्व अनुभव या पूर्व स्मृति या याददाश्त को आपस में जोड़ना, ये सारा काम किसका होता है, एसोसिएशन एरिया का। क्लियर, चलिए साहब आगे बढ़िए। अब अपन एक नया टॉपिक लगाएंगे जो इसके अंदर ही होता है, अपने सेरिब्रम के अंदर, उसका नाम है बेसल गैंग्लिया। तो ये लिखिए, फिर अगला टॉपिक लगाइए, बेसल गैंग्लिया। ओके चलिए, हो गया, गुड। बेसल गैंग्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लिखिए, सेरिब्रम के कॉर्टेक्स भाग में, कौन से भाग में, सेरिब्रम यानी प्रेम मस्तिष्क के वलकुट भाग में सेल बॉडीज, यानी कि सेल बॉडी जानते हैं आप, सोमा न्यूरॉन वाला का, सेल बॉडी के बंडल्स यानी गुच्छे पाए जाते हैं, बंडल्स पाए जाते हैं, सेल बॉडीज के बंडल्स पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियई कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे न्यूक्लियई क्या है, तो आप तो ये बोलोगे सेल बॉडी का बंडल को क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियई कहते हैं। क्लियर, आजकल इसका नाम हो गया बेसल न्यूक्लियई, ध्यान रखना। पहले पुरानी बुक्स में ये था, आजकल क्या बोलते हैं इसको, बेसल न्यूक्लियई, जिन्हें न्यूक्लियई कहा जाता है। दूसरी बात, न्यूक्लियई सदैव सेल बॉडीज के संग्रहण यानी कि इकट्ठा होने से बनते हैं, और होते कहां पर है ये बताइए, कॉर्टेक्स भाग में होते हैं, बनते हैं। ये न्यूक्लियई विभिन्न
कार्य करते हैं। जैसे जैसे हार्मोन का स्त्रवण करना, ब्रेन में थिंकिंग, कहता है ना मैं सोच के जवाब देता हूं, तो वो कहां पर सोचता है? न्यूक्लियस में तो सोचता है। थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, का संग्रहण, डॉट 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 बहुत सारे हैं, आदि कार्य करता है। ये सारे काम न्यूक्लियस में। सबसे बड़ा न्यूक्लियाई कॉर्पस स्ट्रेटम होता है। कॉर्पस स्ट्रेटम, ये नाम याद रखना है आपको, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। कौन सा न्यूक्लियाई? कॉर्पस स्ट्रेटम होता है। सबसे बड़ा न्यूक्लियाई कॉर्पस स्ट्रेटम होता है। बेसल गैंग्लिया का निर्माण सभी न्यूक्लियायों से मिलने से होता है। यदि बेसल गैंग्लिया में, पूरा वापस लिखा रहा हूं मैं आपको, बेसल गैंग्लिया में एक न्यूरो ट्रांसमीटर, याद है ना आपने पढ़ा था, याद करो, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के अंदर एसिटाइल कोलिन है ना, जैसे ये इसको अपने शॉर्ट में लिखा था एंटी, ठीक है। एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डोपामीन कहते हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामीन। नेक्स्ट, यदि बेसल गैंग्लिया में चोट लग जाए तो, यदि बेसल गैंग्लिया में चोट लग जाए तो व्यक्ति की मसल्स लयबद्ध, जिसको अपन कहते हैं रिदमिक काम नहीं कर पाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर चोट लग जाते हैं तो रिदमिक काम नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल है, उस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को पार्किंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्किंसन का रोग कहा जाता है, जिसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? इस रोग को पार्किंसन रोग कहते हैं। तो पार्किंसन में किसकी कमी हो जाती है? डोपामीन की। किसकी? डोपामीन की। एग्जाम्पल, बॉक्सर था एक अपने इंडिया का, बॉक्सर मोहम्मद अली। बॉक्सर मोहम्मद अली, जब वो बॉक्सिंग कर रहा था तो इसके यहाँ मुक्का पड़ गया। कहाँ पर? बेसल गैंग्लिया पर। उस वजह से बेसल गैंग्लिया उसका नष्ट हो गया और उसको कौन सा रोग हो गया? पार्किंसन। बॉक्सर मोहम्मद अली को पार्किंसन रोग है। सही बात है, क्योंकि उनके यहाँ पर जब लड़ाई करते हुए, बॉक्सिंग करते हुए
मुक्के की लगी थी कहाँ पर, बेसल गैंग्लिया पर। ओके गाइस, तो ये है बेसल गैंग्लिया आपने। और कल हम बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन किसकी, डाइनसिफेलॉन की। किसकी, डाइन। अभी अभी अपने ये खत्म हुआ है, कल के लिए हेडिंग लगाओ डाइनसिफेलॉन, छोटा सा टॉपिक है, ये करेंगे, फिर मिड ब्रेन करेंगे और हाइंड ब्रेन करेंगे, ठीक है। चलिए सर, चलो मिलते हैं फिर कल अपन।